होता है फाइनेंशियल लिटरेसी? आप उतने इन्फॉर्म्ड रहें, स्मार्टली आप अपने मनी को मैनेज कर पाएं। हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल लिटरेट हो जाइए, थोड़ी अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता कि कैसे अपनी अर्निंग्स को यूटिलाइज करें और कभी कभार वो फाइनेंशियल मिस इन्फॉर्मेशन का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी कपूर और मेरे साथ है मेरे कलीग अभिषेक पराशर और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पर। तो अभिषेक, इस चर्चा को शुरू करते हैं। क्या होता है फाइनेंशियल लिटरेसी और ये क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल सही कहा आपने उर्वशी। फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा इसलिए है क्योंकि हमारा जो हम अर्न करते हैं उसका जो अगला पार्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट होता है, उससे रिलेटेड जब हम कोई इन्फॉर्म्ड डिसीजन जब हम बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सीधा सीधा हमारे कैपिटल एप्रिसिएशन पे पड़ता है कि जिस कैपिटल को आप सेव करते हैं और उसे आगे बढ़ाने की प्लानिंग करते हैं, जिसका जो पर्पस होता है वो आपके फ्यूचर गोल्स को पूरा करना होता है। ऐसे में ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी है कि हम उन किन बातों का, उन किन कुछ बुनियादी टिप्स का ध्यान रखें जिसके आधार पे हम अपने फाइनेंसेस को, अपने मनी को स्मार्टली मैनेज कर पाएँ। जहाँ तक बात अगर इसको डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब ये है कि आप उतने इन्फॉर्म्ड रहें कि स्मार्टली आप अपने मनी को मैनेज कर पाएँ और आप उतने इन्फॉर्म्ड रहें कि आप अपने मनी मैनेजमेंट को लेकर के एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ, चाहे वो बीमा पॉलिसी को ख़रीदने का मामला हो, इन्वेस्टमेंट का मामला हो, अलग अलग टूल्स में पैसे को इन्वेस्ट करने का मामला हो। सो ये तो रही बात की डेफिनेशन के मामले पे, जिसे मुझे लगता है कि लगभग हर व्यक्ति जो किसी न किसी तरीके से पैसे को अर्न कर रहा है वो इस बात को समझता है कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे मेरी गाढ़ी कमाई जो है, मेहनत खून पसीने की कमाई है, वो किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे टूल में पार्क ना हो जाए जिसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़े। तो वो इस बात को हर व्यक्ति समझता है जो पैसे अर्न कर रहा है, चाहे वो बिजनेस के ज़रिए हो, सैलरी के ज़रिए हो। अब अगर इसको हम एग्जाम्पल के आधार पर समझें तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको मिसाल के तौर पे कैसे समझने की कोशिश की जाए और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो अभिषेक, इससे पहले कि आप एग्जाम्पल पे आएँ, हम जानते हैं कि विश्वास न्यूज़ में एक कैटेगरी बनी हुई है बिजनेस करके। Correct. उसमें हम बिजनेस रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन और फाइनेंस रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन के जो क्लेम्स हैं वो हम डिबंक करते हैं, जो फेक न्यूज़ है वो हम डिबंक करते हैं। तो कोई भी लेटेस्ट एग्जाम्पल ऐसी आप फाइनेंशियल मिस इन्फॉर्मेशन का हमारे दर्शकों को बताएं जो कि आपने रिसेंटली डिबंक किया हो और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हो सकता है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन तक भी वो पहुंचा हो किसी जरिए। बिल्कुल सही। जो हमारा बिजनेस चेक है उसमें हम इन्हीं कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं और जैसा कि अभी आपने देखा कि ITR का सीजन था और इसी से जोड़ कर के एक हमारे पास अलग अलग, जैसे हमारे टिपलाइन नंबर है एंड द डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पे एक मैसेज सर्कुलेट होना शुरू हुआ कि ITR भरना ज़रूरी क्यों है। हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो इस बात को प्रमोट करते हैं कि आपको ITR फाइल करना चाहिए, लेकिन उस मैसेज का पार्ट ये था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पिछले 3 लगातार सालों से ITR फाइल कर रहा है और उस व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, सो डिपेंडेंट उसकी फैमिली या उसके रिलेटिव्स को जो है टोटल उसके एवरेज इनकम का द लास्ट 3 ईयर्स उसका 10 गुना कॉम्पनसेशन उसे मिलेगा अगर उसने ITR फाइल किया हुआ है तो। और इस आधार पे लोगों से ये अपील की गई कि आपने अगर ITR नहीं भरा है तो आपको ITR भरना चाहिए। बेशक इस मैसेज के साथ, इस पोस्ट के साथ जो मैसेज था, वो मैसेज का जो इंटेंट है वो नोबल है, वो किसी को किसी के साथ गलत करना नहीं है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि आम तौर पे जो भी मैसेजेस इस तरह के सर्कुलेट होते हैं उनमें 2 तरह के इंटेंट होते हैं। एक तो ऐसा इंटेंट जिसमें आपको पता ना हो और आपको किसी ऐसे एक्शन के लिए कॉल किया जा रहा हो, और एक ये होता है कि जिसमें आपको फिशिंग जिसकी वजह से आप किसी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। ये वो मैसेज था जिसमें ITR भरने की अपील की जा रही थी और ये एक ऐसा मैं कहूँगा कि कॉल है जिससे कोई भी व्यक्ति जिसको पढ़ने के बाद लगेगा कि नहीं ये बात सही की जा रही है, क्योंकि ये ओवरऑल फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पार्ट है कि सरकार भी बोलती है, डिफरेंट एजेंसी भी बोलती है कि आपको ITR फाइल करना चाहिए। बेशक आप इनकम टैक्स पे नहीं ही कर रहे हो, अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है कि आप, तो ITR फाइल करना चाहिए।
बट इस मैसेज का पार्ट ये है कि जब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं आता है जो किसी भी ITR फाइल करने वाले व्यक्ति को उसके टोटल एवरेज इनकम का 10 गुना कॉम्पनसेशन देता है। बेशक सुनने में आपको अच्छा लगता है और ये एक नोबल कॉज की ओर इशारा करता है कि आपको ITR फाइल करना चाहिए। सो ऐसे मैसेजेस जब सामने आते हैं, सर्कुलेट होते हैं, तो आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है एक टैक्स पेयर के तौर पे, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन के तौर पे, या चाहे आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हो, या आपने अभी अभी नौकरी की शुरुआत की है, तो ये आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मैसेजेस आपके सामने अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक आते हैं, उसमें अगर सीधे सीधे फ्रॉड की बात नहीं की जा रही है, इस तरह का भी कॉल किया जा रहा है, तो उस इंटेंट को भी समझना फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट है। और फाइनेंशियल लिटरेसी का पर्पस यही है कि आपको उन सभी मैसेजेस के बारे में, उन सभी इंफॉर्मेशंस के बारे में आगाह किया जाए, जिससे आप अपने मनी मैनेजमेंट को लेकर के, अपने पैसे को एप्रिशिएट कराने के टूल्स के बारे में बिल्कुल एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और मनी को वहाँ पार्क करें जहाँ से आपको एक स्टेबल और स्टडी सोर्स ऑफ इनकम हासिल हो सके। सो अभिषेक, ये बात की हमने कि जो भी आपने एग्जाम्पल शेयर किया, ये हम ऑलरेडी विश्वास न्यूज़ की वेबसाइट पे हमारे दर्शक जाके देख सकते हैं इसका डिटेल्ड फैक्ट चेक। सो एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था कि हम अक्सर सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे मैसेजेस देखते हैं सर्कुलेट होते हुए कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए, ये शेयर खरीद लीजिए, तो क्या राय है आपकी, हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए अगर हम ऐसे मैसेजेस पढ़ रहे हैं? तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो शेयर मार्केट है वो एक वोलाटाइल इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे हर व्यक्ति इस उम्मीद में जाता है कि हम बड़ी तेज़ी से फटाफट कुछ पैसे बना सकते हैं। कई मामलों में ये बात सही भी है, क्योंकि वहाँ जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो FD या अन्य जो डिपॉजिट है उसके जिसको हम लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग बोलते हैं, उसके मुकाबले वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बेहद ज़्यादा है। और यही वजह है कि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है कि अगर आपको बेहद कम समय में अपने पैसे को बढ़ाना है तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है। मिथ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में जब आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको दो बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। पहली बात कि अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ना तो आपके पैसा डालने के साथ किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगा, और जैसे ही आप पैसा निकाल लेंगे तो ऐसा नहीं है कि उस शेयर के प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप एक इन्फॉर्म जिसको बोलते हैं एस्टैब्लिश्ड, जैसे कई सारे नियम हैं, सेबी इस तरह के नियम स्थापित किए हुए हैं जिसके मुताबिक सर्टेन मानदंडों को पूरा करने वाला व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के टिप्स दे सकता है। कई सारे स्थापित ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो समय समय पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रिकमेंडेशंस स्टॉक बाइंग को लेकर के देते हैं। तो आपको उस पर रिलाई करना चाहिए, या जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो सेबी के नॉर्म्स को मीट करते हैं, आपको उन पे भरोसा करना चाहिए। और दूसरा, आपको बाज़ार में इन्वेस्ट करते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस कंपनी के स्टॉक को आप खरीद रहे हैं उस कंपनी के बिजनेस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसका फंडामेंटल कैसा है और उसका टेक्निकल पार्ट कैसा है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि जिस कंपनी के आपने स्टॉक खरीदे हैं उसका बिजनेस कैसा है, क्या वो बिजनेस विजिबल है। ये आपका तरीका हो सकता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट का रुख करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कम रिस्क लेने वाले हैं लेकिन आपको थोड़ा एप्रिसिएशन चाहिए कैपिटल पे, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप डायरेक्ट रिसर्च कर सकते हैं, तो बजाय ऐसे मैसेज पे भरोसा करने के आपको म्यूचुअल फंड बाई करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इन दोनों ही श्रेणी में नहीं आते हैं और आप रिस्क लेने वाले भी नहीं हैं और आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक स्टेबल स्टडी सोर्स ऑफ रिटर्न चाहिए, तो आप कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, आप इस तरह के ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 2-3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। कभी भी बोरोड मनी, कर्ज लेकर के आप उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। दूसरी सलाह और दूसरा टिप्स ये है कि आप हमेशा मार्केट में उन पैसों को लगाएं जिसकी ज़रूरत आपको अगले कुछ सालों तक नहीं होने वाली है।
यानी एक ऐसी रकम, एक ऐसी कंफर्टेबल अमाउंट जिसकी ज़रूरत आपको कुछ नियर बाई टर्म में नहीं है। तीसरा, कभी भी इस तरह के वो द सोशल मीडिया मैसेजेस जो आते हैं जो कहते हैं कि आप खरीदें या बेचें, आपको इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी, सो काफ़ी डिटेल्ड वे में अभिषेक ने हमें समझा दिया कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर ऑनलाइन कहीं भी हम ऐसा मैसेज देख रहे हैं कि आप इस पे इन्वेस्ट कर लीजिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा, जहाँ हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल लिटरेट हो जाइए, थोड़ी अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करिए और इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो फिर आई एम श्योर आप उन मैसेजेस को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि आपको क्या फॉलो करना है और क्या नहीं फॉलो करना है। इससे मिलता जुलता एक सवाल अभिषेक मेरे मन में आ रहा था कि ऐसे कौन से फाइनेंशियल मिथ्स हैं जो लोग आसानी से बिलीव कर लेते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हमें ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंसेस की दुनिया में, वित्त जिसे हम कहते हैं, पैसे प्रबंधन जिसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें कुछ भी ईजी नहीं होता। सो इसलिए आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि ईजी मनी जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर कहीं से आपको ये कहा जा रहा है या ये बताया जा रहा है कि ये पैसा आप इस इंस्ट्रूमेंट में डालें और यहाँ से आपको ईजी मनी बेहद कम समय में एक आकर्षक और बम्पर जिसको बोलते हैं कि छप्परफाड़ रिटर्न मिल जाएगा, वो ईजी मनी है। तो आप हमेशा ऐसे वादों से, ऐसे प्रोमिसेस से सावधान रहें। ठीक ऐसे ही, चूँकि हमने ये बात की कि इस पैसे को हमने इन्वेस्ट किया तो हमने रिटर्न की बात की कि अक्सर लोग रिटर्न के झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न। तो इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ भी ईजी जैसा नहीं होता कि आपने पैसे डाले और अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठे तो आपके पैसे दोगुने हो चुके। ऐसे ही मैं कहना ये चाहूँगा कि ईजी कर्ज जैसा भी कुछ नहीं होता। जैसे आज आपने देखा होगा, हम लोग अक्सर इन दिनों ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी हैं और गवर्नमेंट भी इसके रेगुलेशंस को लेकर के आई हैं कि आपने एक ऐप इंस्टॉल किया और ऐप से आपने ईजी तरीके से कर्ज ले लिया। आपको ये लगा कि ये बेशक आपने 4-5 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया और आपको कर्ज मिल गया, लेकिन आपने उस पूरी प्रक्रिया में इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं की कि उन्होंने इस चक्कर में जो आपसे कई तरह के एग्रीमेंट्स साइन करवाए, वर्चुअली या फिजिकली, उसको आपने पढ़ा नहीं। और इस वजह से जब आप उसके रीपेमेंट की बात आती है तो आपको लगता है कि आप कितने बड़े ट्रैप में फंस गए हैं और फिर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा कर्ज ले लिया है जिसका रीपेमेंट आपके लिए इम्पॉसिबल है। तीसरा, मैं ये कहूँगा कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी भूमिका क्या है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपका जो बर्ताव है वो इन्वेस्टर के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका बर्ताव सैलरीड पर्सन के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो फाइनेंशियल व्यवहार है, वित्तीय जो व्यवहार है, वो उसी के मुताबिक होना चाहिए। बार बार ये कहा जाता है कि आप खर्च करने के पहले जो है आपको सोचना चाहिए। जब कभी भी आपकी बजटिंग होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, आमतौर पे होता है कि जब आपके पास पैसे आते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता कि हम इसे कैसे खर्च करें और कैसे सेव करें, तो वैसी स्थिति में आपके लिए ये है कि आप एक फार्मूले को फॉलो करें जिसको 50-30-20 का फार्मूला कहते हैं कि 50% जो रकम है वो आप अपनी नीड्स पे खर्च करें और उसका जो 20% जो हिस्सा है वो आप अपने सेविंग में रखें और जो 30% हिस्सा है वो आप अपने डिज़ायर पे खर्च करें। सो फॉलो दीज टिप्स, है ना। इससे क्या होगा कि आपको बजटिंग की मदद मिलेगी और आप अपने फाइनेंसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। सो अभिषेक, अभी आपने बात करी थी स्टूडेंट्स से रिलेटेड। सो मुझे ऐसा लगता है कि अर्निंग जो लोग हैं उनके साथ साथ स्टूडेंट लेवल पे भी फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल वाजिब, और मुझे लगता है कि ये सवाल ऐसा है जो समय की मांग है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहाँ पे उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी को अपने स्कूली करिकुलम का हिस्सा बनाया है। जब हम स्कूली करिकुलम या छोटे बच्चे या स्कूली बच्चों के बारे में बात करते हैं तो उसका एक इंटेंट होता है, जैसा कि विश्वास न्यूज़ का जो मीडिया लिटरेसी कैंपेन था उसमें भी हम लोगों ने इस ऑडियंस को एड्रेस करने की कोशिश की थी। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि उस डिसिप्लिन को बेहद कम समय से, बेहद अर्ली जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से उस डिसिप्लिन को उनके भीतर डालना, इम्बाइब कराना कि आगे चल के वो उनके व्यवहार में आ जाए। तो छात्रों के लिए मेरा ये मानना है कि ये बेहद बुनियादी बातें जो हैं उनके स्कूली करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। उनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का ये मतलब है कि उनको इस बारे में बताया जाए कि भारत में फाइनेंसेस से जुड़े किस तरह के संस्थान हैं, कौन से संस्थान हैं जो वित्त से जुड़े हुए हैं, वो उनकी तरफ से किस तरह की कोशिशें की जाती हैं,
जो मनी और बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम की जो बेहद बुनियादी बातें हैं उसके बारे में उनको अवेयर कराया जाए, ताकि उनको ये पता चल सके कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। कि स्मार्ट अर्निंग, स्मार्ट सेविंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग, ये जो तीनों फार्मूला है ये उनके लिए अपरिचित जैसा कुछ नहीं हो। तो अगर हम अपनी पूरी बात को समराइज करें कि स्टूडेंट्स के लिए लिटरेसी का क्या मतलब है, तो उसका सिंपल ये मतलब है कि बेहद छोटे समय से उनके लिए एक डिसिप्लिन का निर्माण करना और उन बुनियादी बातों के बारे में बताना कि जब उनके पास फाइनेंसेज हों तो वो उसे स्मार्टली मैनेज कर सकें। इस डिस्कशन से हमें ये पता चला कि ना कि सिर्फ अर्निंग लोगों के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी फाइनेंशियल लिटरेसी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एक और सवाल, इनफैक्ट आखिरी सवाल है जो मेरे मन में आ रहा है कि कैसे लोग, जो भी हम लोग को देख रहे हैं, कैसे वो अपने आप को फाइनेंशियल न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रख सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। इसके लिए आज का जो जिसको हम बोलते हैं कि हम एक सोशल रिवॉल्यूशन के एज में रह रहे हैं, और ये एक ऐसा समय है जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन के अबंडेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर बात हम करें कि फाइनेंशियली सटीक और रिलायबल इंफॉर्मेशन की, तो उसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। कई सारे जो जितने भी सिक्योरिटीज़ जिसको हम ब्रोकर्स बोलते हैं, वो बैंक अपने आप में उसकी तरह काम करते हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको उनकी तरफ से समय समय पे बुलेटिन्स और अपडेट आते रहते हैं। मार्केट मूवमेंट के बारे में, मार्केट से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड अपडेट भी आते रहते हैं। ये तो हुआ सूचनाओं के बारे में। फिर वो अपने रिसर्च टीम के द्वारा, जिसमें प्रोफेशनल होते हैं, वो समय समय पे स्टॉक को कई अलग अलग आयाम पे रिसर्च करते हैं, फंडामेंटली, टेक्निकली, और वो उसी आधार पे आपको उस तरह के रिकमेंड करते हैं। मोस्टली जो फंडामेंटल होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो टेक्निकल होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो वो उस तरह के रिकमेंडेशंस आपको वहाँ से आते रहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई तरह के जिसको बोलते हैं कि स्पेसिफिक बिजनेस के अखबार हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कई सारी मैगजीन्स आती हैं जो मार्केट अपडेट्स और उसके बारे में आपको जानकारियाँ देती हैं। इसके अलावा जितनी भी एजेंसीज़ हैं, अगर हम बात करें जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी, उसकी भी वेबसाइट है, और वो भी समय समय पे अपने इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए एक तो वो इनिशिएटिव चलाते हैं जिसको लिटरेसी के बारे में, जो लिटरेसी का पार्ट होता है। इसी तरह से जो रेगुलेटेड एजेंसीज हैं जैसे सेबी हो गया, बीमा को रेगुलेट करने वाली एजेंसी इरडा है, वैसे ही पेंशन फंड को रेगुलेट करने वाले, ये सभी ऑफिशियली सोशल मीडिया हैंडल्स पे मौजूद हैं। इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, और ये समय समय पे लिटरेसी कैंपेन के ज़रिए भी लोगों को मार्केट अपडेट्स और उन तमाम संभावित फ्रॉड्स से बचने के लिए भी टिप्स को देते रहते हैं। जी, सो इस आज के इस सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं अभिषेक, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।